नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा से आपको निर्वनीकरण के बारे में एक लेक्चर देना चाहती हूँ। वन पृथ्वी के इकोसिस्टम का एक अनिवार्य अंग होता है। ये हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं प्रदान करते, जलवायु को बनाए रखने में सहायता भी देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और वाटरशेड की रक्षा करते हैं। वन क्षेत्रों में मानवीय क्रियाओं द्वारा, उनकी क्रियाकलापों के द्वारा कमी होना अर्थात वनों का विनाश होना ही निर्वनीकरण कहलाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में आर्थिक एवं तकनीकी मानव ने अपने स्वार्थ में वनों का विनाश कर पर्यावरण संकट की स्थिति का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से हर देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग में वन होना आवश्यक है, परंतु हम भारत में ही के संदर्भ में देखें तो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में केवल 13% भाग में ही वन क्षेत्र बचा है, जबकि यह 33% अनिवार्य था। अब आगे हम यह देखते हैं कि वन विनाश हेतु कौन कौन सी मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। पहला, औद्योगिकरण। हम सभी जानते हैं कि उद्योगों की स्थापना एवं उनकी अधोसंरचना विकास में सैकड़ों एकड़ भूमि का उपयोग किया जाता है। प्रायः हर उद्योग की स्थापना में वन भूमि का उपयोग किया गया है और उपयोग के पश्चात ये भूमि वनहीन भूमि में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम अपना छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र देख लें, यह क्षेत्र पहले सघन वन क्षेत्र वाला था, जो अब सघन औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। दूसरा है खनन कार्य। खनिजों के उत्खनन के लिए बड़ी बड़ी खुली खानें प्रायः वन भूमि में ही संचालित है, जहां वनों को हटाकर उत्खनन किया जाता है और कीमती वन क्षेत्र के साथ साथ टॉप सॉइल का भी नाश किया गया है। उदाहरण के लिए बैलाडीला की लौह अयस्क की खान, कोरबा क्षेत्र की कोयला खान। तीसरा आता है नगरीकरण। हम देखते हैं कि नगरों के विस्तार एवं नए नगरों के निर्माण के लिए वन भूमि का प्रयोग किया गया है। नगरों की अधोसंरचना जैसे एयरपोर्ट के निर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए भी वन भूमि का प्रयोग किया जाता है। जबलपुर के एरोड्रम के निर्माण के लिए लगभग 62 एकड़ वन भूमि का प्रयोग किया गया है। तीसरा, नगरीकरण के बाद अब हम चौथे कृषि भूमि विस्तार के अंतर्गत आते हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में खेतों के रूप में वन क्षेत्रों को परिवर्तित किया गया। इसी तरह हम सवाना प्रदेशों में को भी देखते हैं, जहां खाद्यान्न के लिए कृषि भूमि का प्रयोग के रूप में वन भूमि को लिया गया है। आगे हम
व्यापारिक कृषि के लिए। व्यापारिक कृषि में हम ये देखते हैं कि जो फलों के बगीचे, चाय, कॉफी, इनके बगीचों के लिए भी वन भूमि का प्रयोग किया गया है। ये प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि का हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से चल रहा था कि वनों को जलाकर वहां कृषि कार्य किया जाता था, और कुछ साल बाद जब वहां का उत्पादकता समाप्त हो जाती थी तो अन्यत्र स्थानांतरित होकर पुनः वन को जलाकर फिर कृषि की जाती थी। अभी भी कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ये झूमिंग कृषि हेतु वन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इमारती लकड़ी और उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनों का प्रयोग। हम देखते हैं कि कागज, रबर, पेंट, कत्था, प्लाईवुड जैसे उद्योगों में वन के लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर और मकान बनाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हर वन क्षेत्र में जो सघनता होती है उसको प्रायः कम किया गया है, यह भी हम देखते हैं। आगे पशुचारण। पशुचारण हम सभी जानते हैं कि पशुओं को वनी क्षेत्रों में, जहां खास करके विकासशील और अविकसित देशों में दुधारू पशुओं की संख्या अधिक है, वहां वन क्षेत्र के आसपास उनको पशुचारण हेतु भेजा जाता है। भेड़ों द्वारा भी, भेड़ों के झुंड के द्वारा घास के क्षेत्रों में का भी नाश होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चौपायों के खुर काफी कठोर होते हैं। ये नए उगने वाले पौधों को नष्ट कर देते हैं। आगे वन अग्नि। मनुष्य के द्वारा ही वन अग्नि या वन में आग लगने की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। बीड़ी जलाकर फेंकी गई या खाना बनाकर छोड़ा गया, आग का एक छोटा सा भी कण वन में अग्नि को बढ़ा देता है। सूखे पत्तियों के क्षेत्र इसमें बहुत सहयोग का कार्य करते हैं। अभी हाल ही में हमने अनेक देशों में देखा है कि वनों में लगी आग किस प्रकार और किस कठिनाई से बुझाई गई है। इस वन अग्नि में वनस्पति के साथ ही मिट्टी का भी नाश होता है, क्योंकि मिट्टी कड़ी हो जाती है और आगे वह नए पौधे के जन्म के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। आगे घरेलू ईंधन हेतु वन कटाई। ये प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आता है कि जहां घरेलू ईंधन के लिए वनों का कटाई की जाती है। हालांकि कुछ हद तक अब यह कम हुआ है, कई योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, परंतु फिर भी लोगों को सुविधाजनक और सस्ता लगने के कारण वनों की लकड़ी का प्रयोग घरेलू ईंधन में किया जाता रहा है। आगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। हम सभी जानते हैं कि बांध बनाने के लिए भी वन भूमि का प्रयोग किया गया है, और इन बांधों के पीछे जहां जल का जमाव रहता है, उस जल जमाव वाले क्षेत्र में भी सैकड़ों एकड़ के वन क्षेत्र डूबे हुए रहते हैं। सूखी पेड़ों के
ठूठ हमें इसका दीदार कराते हैं। आवागमन के साधनों के विस्तार हेतु हम सभी जानते हैं कि चाहे सड़क हो या रेल परिवहन हो, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वन क्षेत्रों को हम क्रॉस करते हैं, पार करते हैं। इनके निर्माण के लिए भी, रेल के स्लीपर के निर्माण के लिए, सड़कों या रेल मार्गों के निर्माण के लिए भी वन क्षेत्रों का ह्रास किया जाता है या वनों का विनाश किया जाता है। आखिरी है वन रोग, कीट और दीमक। वन रोग विभिन्न प्रकार के पेड़ों में लगने वाले रोग उस क्षेत्र के समस्त पेड़ों का नाश कर देते हैं। जैसे हमने महसूस किया है कि बिलासपुर जिले में खास करके जो तखतपुर का अमरूद प्रसिद्ध था, वो एक विशेष रोग के कारण सारे अमरूद के बगीचे वहां समाप्त हो गए। इसी तरह हम सागौन में इसके अलावा अन्य छोटे छोटे कीट पतंगों का प्रयोग, दीमक का प्रयोग वनों में देखते हैं, और ये धीरे धीरे उस क्षेत्र के वनों का या पेड़ों का नाश कर देते हैं, और इस तरह से वह क्षेत्र वन की कमी को दर्शाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वन विनाश का या निर्वनीकरण का क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। सर्वप्रथम जैव विविधता में कमी। विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में कमी आती है, क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेगा तो ना पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाएंगी, और इन प्रजातियों पर या इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं में भी प्रायः कमी आती चली जाती है। दूसरा, जंगली जीवों के प्राकृतिक वास क्षेत्रों में कमी। जब हम सभी जानते हैं कि जंगली जीव जंगल में निवास करते हैं, उनका वास, उनका जो प्राकृतिक रहने का स्थान है, उनमें कमी आ जाती है, तो वे शहर की ओर या आबादी की ओर आने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी का प्रकोप, हाथी के जो प्राकृतिक वास, जो जंगल क्षेत्र है, उसमें कमी आ गई है। तो हाथी का प्रकोप हम कोरबा, महासमुंद, आरंग, इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि इससे काफी जनहानि भी हो रही है। आगे, तीव्र मृदा अपरदन। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों के जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और अगर ये पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, जंगल समाप्त हो जाएं, जंगल की समाप्ति के बाद वहां सूखापन आ जाए, तो मृदा भुरभुरी होकर तेजी से अपरदन की घटना घटने लगती है। आगे, भूजल स्तर में कमी। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही उन क्षेत्रों पर विकसित होते हैं जहां भूजल स्तर अच्छा रहता है, या भूजल स्तर के कारण पेड़ पौधे में वृद्धि होती है, और पेड़ पौधों के कारण भूजल स्तर में वृद्धि होती है। इसका आपस में एक संबंध ही रहता है। परंतु अगर पेड़ पौधे ही ना रहें तो भूमिगत स्तर में भी, भूमिगत जल के स्तर में भी कमी आती चली जाती है। आगे, जल चक्र में प्रभाव। जल चक्र का जो एक रोटेशन बना रहता है कि पेड़ पौधों के वाष्पीकरण से वापस जल वाष्प के रूप में जल ऊपर जाएगा,
वही आगे संघनित होकर बादल के रूप में आएगा और पेड़ पौधों वाले क्षेत्रों में वर्षा कराने में ये सहायक होता है। परंतु अगर वन ही नहीं रहा तो ना वाष्पीकरण होगा, ना ही पेड़ पौधों इन बादलों को आकर्षित कर पाएंगे। इस तरह से जल चक्र में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे वर्षा के वितरण प्रतिरूप में ही ये जो परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं कि वर्षा के वितरण प्रतिरूप में परिवर्तन होता है, इसका यही परिणाम होता है। वन के नहीं रहने पर या वन के धीरे धीरे कमी आने पर वर्षा का वितरण प्रतिरूप में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता था और कहा जाता है, परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि यहाँ सूखे की संभावना बढ़ती जा रही है या मानसून देर से आने लग गया है। जिन क्षेत्रों पर पहले वर्षा कम होती थी उन जगहों पर वर्षा अधिक होने लग जा रही है, और जो मानसून के पर आधारित फसल वाला हमारा छत्तीसगढ़ है, यह कम वर्षा वाला या वर्षा की अस्थिरता वाला क्षेत्र होता जा रहा है। नेक्स्ट आगे, बाढ़ और सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। वनों के नहीं रहने से मार्ग में रुकावट करने वाले बाढ़ बार बार आती है या सूखा बार बार पड़ता है, और उनको रोकने वाला वन क्षेत्र नहीं होने से, सघन वन क्षेत्र नहीं होने से उनकी तीव्रता में वृद्धि देखी जाती है। अगर अकाल पड़ रहा है या सूखा पड़ रहा है तो वो बहुत ज्यादा भयानक साबित होता है। आगे भूतापन में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि जहां पेड़ पौधे रहते हैं वहां थोड़ा तापमान कम होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को लेकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, परंतु जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और औद्योगिक कारणों के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ती जा रही है, उसको अवशोषित करने वाले इन वन क्षेत्रों में कमी आती जा रही है, जिसका कारण तापमान में वृद्धि है या भूतापन में वृद्धि है। वन की कमी भूतापन का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आगे वन अग्नि के पश्चात वनस्पतियों के पुनर्जनन में कमी आना। हम सभी जानते हैं कि मिट्टी अगर थोड़ी भी उपजाऊ हो तो वहां वनस्पतियां पनप जाती हैं, परंतु अगर वन में आग लग गई तो ह्यूमस, जो सूखी मिट्टियां, सूखे पत्तों और कीड़े मकोड़ों का मिश्रण होता है, उनमें भी वो भी जल के समाप्त हो जाएंगे, उनमें भी पूरी तरह कमी आ गई है ही नहीं, समझ लीजिए। तो उन क्षेत्रों पे वन अग्नि के पश्चात जमीन भी कड़ी हो जाती है, अंदर पानी रिस कर वर्षा का जल नहीं जा पाता है, ह्यूमस की कमी हो जाती है, तो नए वनस्पतियों के पुनर्जनन में, मतलब फिर से उगने में कमी देखी गई। आखिरी है वन भूमि का अन्य कार्यों में भूमि उपयोग। हम देखते हैं कि वन भूमि का जो कमी होती जा रही है उसका 70 के दशक के बाद वास्तव में सही तौर पर ध्यान दिया गया। इसके पहले वन भूमि का उद्योगों, नगरों, इन सब में बहुत ज्यादा भूमि उपयोग किया गया। तो कुल हर देश में कुल जो वन भूमि का क्षेत्र है
उसमें तेजी से कमी आई है और अन्य भूमि उपयोग, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या पड़ती भूमि के रूप में छोड़ने का हो, तेजी से वृद्धि आई है, या अन्य भूमि उपयोग कार्यों में भूमि के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हुई। अब हमें वन के ह्रास या वनों के विनाश के दुष्परिणाम देखने के पश्चात वन संरक्षण के उपायों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसमें सबसे पहले है वन संरक्षण के नियमों का कठोरता से पालन। प्रायः देखा जाता है कि वन संरक्षण के नियमों का कठोरता से पालन नहीं होता है। ग्रामीण लोगों के अतिरिक्त कतिपय तस्कर, जिनको वन तस्कर कहते हैं शायद, वो वन तस्कर भी वनों का विनाश कर लेते हैं, क्योंकि वनों में सागौन, साल जैसी कीमती लकड़ियां पाई जाती हैं और जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है। तो वन संरक्षण के नियमों का कठोरता से पालन होना आवश्यक है। वन काटने और वृक्षारोपण में अनुपातिक संतुलन। वन काटने और वृक्षारोपण में अनुपातिक संतुलन होना आवश्यक है। आप वन काटकर उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, परंतु उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में वृक्षारोपण करना आवश्यक कर दिया जा रहा है और इसका पालन छोटे छोटे उद्योगों में नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज आवश्यक है कि आप वन हटाकर या वन काट कर वहां किसी इकाई की स्थापना करते हैं तो साथ ही वृक्षारोपण भी करें। तीसरा है वृद्धि करते वृक्षों की कटाई पर रोक। बढ़ते फूलते फलते वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जा रही है। इसके लिए दंड का प्रावधान भी है, अर्थदंड का प्रावधान है। तो वृद्धि करते वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वृद्धि करते वृक्ष फलते और फूलते हैं, जिससे और दूसरे वृक्षों की संभावना बढ़ती जाती है। तो वृद्धि करते वृक्षों की कटाई पर रोक आवश्यक है। आगे है, वृक्षों के स्थान पर केवल शाखा काटने की अनुमति मिलनी चाहिए। संपूर्ण वृक्ष अगर उस जगह से हट गया तो फिर पुनः उसको बनाने में सालों लगते हैं और उसके बाद ध्यान भी नहीं दिया जाता, तो वो वृक्ष वाली जगह अन्य उपयोग के लिए हो जाती है। तो हमको वृक्ष पूरा नहीं काटने की कोशिश करानी चाहिए, केवल शाखा काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण कई बार हम देखते हैं कि सड़क निर्माण में बीच में पड़ने वाले वृक्षों को काट दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है। तो पूरी तरह से उखाड़ने के पश्चात वो क्षेत्र जंगली भाग से, जहां से सड़क जा रही है, धीरे धीरे करके कम पेड़ों वाला क्षेत्र बन जाता है। तो यह नहीं होना चाहिए। वृक्षों के स्थान पर केवल शाखा काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है जैव विविधता हेतु वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता वाला क्षेत्र। वनों में यही पनप सकते हैं जहां विभिन्न प्रकार के हम पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं। तो जीवों के संरक्षण के लिए, जैसे टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी मैना के संरक्षण के लिए बस्तर वाला क्षेत्र को देख रहे हैं, इन वनों को संरक्षित अगर घोषित कर दिया जाता है
तो यहाँ वनों को काटना या हानि पहुंचाना अत्यंत अपराध समझा जाता है या माना जाता है। इससे भी वन बचते हैं। नेक्स्ट है ईंधन के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक। तो कुछ जो हम वनों को संरक्षित घोषित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, इनमें भी किनारों पर जो कि ये यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं, यहाँ ईंधन के लिए वृक्षों को कटाई कर लेते हैं, तो इन्हें भी रोक लगाना चाहिए। ईंधन के अन्य कोई दूसरे उपायों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए, जैसे बायोगैस वाला हो या उज्ज्वला गैस वाला हो, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। फर्नीचर व अन्य उपयोगी सामानों के निर्माण में वैकल्पिक साधनों का अधिक प्रयोग हो। फर्नीचर बनते हैं लकड़ी से, अब इन फर्नीचर के लकड़ी के अलावा अन्य जैसे एल्युमिनियम, लोहे, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए और अधिक प्रयोग होना चाहिए। वन अग्नि से सुरक्षा। वन अग्नि से सुरक्षा तो स्वयं मानव को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वन में आग लगने के ज्यादातर कारण मनुष्य की ही गतिविधियां रहती हैं। तो वहां खाना बनाना, बीड़ी सिगरेट जलाना, उसे फेंकना, ये अपराध की श्रेणी में है और ये स्वयं मनुष्य को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तीव्र वृद्धि करने वाले वृक्षों का रोपण करना। हम जानते हैं कि वृक्ष धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, परंतु तीव्र वृद्धि करने वाले वृक्ष, जिनमें छोटी पत्तियों वाले वृक्ष शामिल हैं, इनका रोपण अधिक होना चाहिए। ये तेजी से बढ़ जाते हैं। कम पानी का प्रयोग हो सके या कम पानी का उपयोग करें, ऐसे वृक्षों का भी वृक्षारोपण हेतु किया जाना चाहिए। सघन वृक्षारोपण। नेक्स्ट है सघन वृक्षारोपण। हम गवर्नमेंट के वृक्षारोपण अभियान को अगर देखें तो वर्षों से यह चल रहा है और कुल वृक्षारोपण की संख्या को देखें तो आज हम जंगलों के बीच रहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लगाए गए वृक्ष और जीवित वृक्ष के अनुपात में बहुत अंतर पाया जाता है। पुनः बार बार उन्हीं स्थानों पर वृक्षारोपण की क्रिया हुई है ऐसा प्रदर्शित किया जाता है। तो सघन वृक्षारोपण, सही मायने में वृक्षों का रोपण होना चाहिए और पास पास और विभिन्न प्रजातियों वाले वृक्षों का रोपण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी के अनुरूप वृक्षारोपण। जैसे जहां की परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार ही वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। कई बार गलत वृक्षों का रोपण भी उस जगह की पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है, जैव विविधता को प्रभावित करता है। हरियाली जरूर आ जाती है, परंतु शेष अन्य वृक्ष जो वहां के मूल वृक्ष हैं उनका रोपण नहीं होता, वो गायब हो जाते हैं। जैसे जो अधिभार क्षेत्र हैं, खनन क्षेत्रों के, अधिभार मीन्स ओवरबर्डन डंप्स, इस पर ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के घासों का या वृक्षों का रोपण किया गया। ये कम पानी में हो जाते हैं, परंतु यहाँ के मूल जो आम, तेंदू, साल, बीजा, इस तरह की पौधों को वहां से
कमी होती चली जाती है, या इस तरह के वृक्षों की वहां कमी होती चली जाती है। ये झाड़ियों के रूप में जरूर, अब जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के ये हैं, जरूर झाड़ियों के, कांटेदार झाड़ियों के रूप में रहते हैं। शेष यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल ये नहीं रहते, परंतु चूंकि कम पानी में होते हैं इसलिए ये उग जरूर जाते हैं। वृक्षारोपण का जो सही लक्ष्य है वह पूरा नहीं होता। हाँ, वृक्षारोपण दिखता जरूर है। नेक्स्ट और आखिरी है जन चेतना जगाना। जब तक व्यक्तियों में खुद जंगल को बचाने का या वृक्षों को पूजने का जो हमारे पूर्वजों ने माना और किया है, वैसी भावना जब तक नहीं आएगी हम जंगल नहीं बचा पाएंगे। तो केवल अंत में इतना ही समझो कि ये जंगल हम अपने लिए, अभी के लिए ही मात्र नहीं बचा रहे हैं। हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको शुद्ध वातावरण चाहिए, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वन को का विनाश करने से बचा सकें। इसलिए जन चेतना आवश्यक है। धन्यवाद।